हाय गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ में स्टडी। तो दोस्तों, तो जो हमने आज सुबह वीडियो डाली थी, मुझे पता है कि आपको इस वीडियो को काफ़ी इंतज़ार है, क्योंकि पिछली वीडियो में जो हमने करा था कि हमने 1 से 9 तक के जो क्वेश्चन थे प्री बोर्ड के लिए, ठीक है, तो वो उसमें हमने कवर किए थे। ठीक है, जो ये इस वाली वीडियो में जो करे थे हमने, ये पेपर सॉल्व करा था हमने इसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 से क्या था 9 तक थे, ठीक है, जिसमें कि क्या थे 16 प्रश्न थे और 16 अंक के थे, एक एक नंबर वाले सभी क्वेश्चन को हमने उसमें कवर किया था। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं उससे अगले जस्ट क्वेश्चन नंबर 10 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यही क्वेश्चन जो पेपर है जस्ट यही आने वाला उदयराज में प्री बोर्ड, यानी कि जो 19 फरवरी को है, मंडे के दिन वही पेपर क्या है आएगा, और इसी को मैं सॉल्व करा रहा हूँ, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, इसमें जो अथवा वाले क्वेश्चंस हैं उसको आप देख सकते हैं कि आपको कौन से बेटर लगता है और आप कौन से करना चाहते हैं। मैंने उस दोनों का हल कर रखा है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से उसे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले करके उसे याद कर सकते हैं, क्योंकि अब लिखने का तो काफ़ी समय है नहीं, केवल आप उसे समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन थे आपको बस उसकी क्या करनी थी, पहचान करनी थी, जो मैंने आपको करा दी थी, और आपके 16 नंबर मैंने उसमें पक्के करा दिए थे। तो इस वीडियो में करने वाले हम क्वेश्चन नंबर 10 से मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर 16 तक कवर करेंगे, यानी कि 6 से 7 क्वेश्चन हम कवर करेंगे, यानी कि इसमें 4th और 3rd क्वेश्चन जो अंक के नंबर हैं, अंक वाले क्वेश्चन हैं, उन्हें हम कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि व्यंजन चूर्ण बनाने की अभिक्रिया का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, इसका एक उपयोग भी लिखना है। तो इसका मैंने यहाँ पर एक उपयोग दे रखा है और क्या करना, इसके समीकरण लिखेंगे। तो इसमें क्या होता है, बिना भुजा, ठीक है, जो भुजा चूना, ठीक है, पानी लिया, CaOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया प्लस Cl2 गैस ली। इसकी अभिक्रिया कराने पर हमें क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी जिसे हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, इसे क्या बोलते हैं, व्यंजन चूर्ण बोले जाता है। ठीक है, CaOCl2 को क्या बोलते हैं, व्यंजन चूर्ण हम इसे बोलते हैं। और साथ ही में क्या मिलता, वाटर मिलता। अब ये Cl2 गैस कैसे मिलती है, जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया था, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया था, NaOH बनाया थी नहीं, तो उसमें हमें क्या मिलती, Cl2 गैस मिल रही थी। तो उसी Cl2 का गैस का प्रयोग जो हम कर रहे हैं वो व्यंजन चूर्ण बनाने में कर रहे हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ विक्रिया करके क्या बनाता है, वो व्यंजन चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करता है। इसका एक मैंने कारण लिखा, केवल एक कारण लिखा, क्योंकि एक केवल कारण पूछा था तो हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इसका एक कारण क्या था कि पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए प्रयुक्त होता। मतलब कि आपके पास कोई ऐसा जल है जिसमें कि जीवाणु हैं, कीटाणु टाइप के कुछ हैं, ठीक है, सूक्ष्म जीव हैं, यदि हम उसमें CaOCl2 CaOCl2 को डालते हैं तो वो क्या होता है, जीवाणु मुक्त हो जाता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर द्वारा वो क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है जीवाणुओं से। अगला क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन तो सभी हैं पेपर में, लेकिन बोर्ड के हिसाब से भी आपको यही क्वेश्चन आपको याद करने हैं, ताकि कि बोर्ड में हमारी अच्छी से अच्छी तैयारी हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति के आधार पर निम्न यौगिकों का नामकरण कीजिए। इसमें हमें इनका नाम बताना, इस टाइप से पेपर में केवल इतना आएगा, ठीक है, ये इतना आएगा हमारा बना हुआ, और इसे हमें ये जो नाम लिखे हैं मैंने यहाँ पर, ये हमें लिखने होंगे। तो जैसे कि इसमें कितने हैं, C1 2 3 3 क्या है, कार्बन है। तो पहले पे क्या था, मैथ, दूसरे पे एथ, तीसरे पे प्रोप, ठीक है, तीसरे पे प्रोप। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो टेबल होती थी मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ठीक है, तो इसी तरीके से हमें ये टेबल भी याद करनी है ताकि हम इसके नाम बता सकें। तो 3 है तो क्या होगा कि प्रोप होगा, यानी कि प्रोपेन। Cl, तो Cl क्या हमारा, क्लोरीन। तो क्लोरीन का जो पूर्व होगा, ठीक है, पूर्व लगेगा तो वो क्या होगा, क्लोरो। तो क्लोरोप्रोपेन, केवल सिंगल बॉन्ड है इसके बीच में, तो हमारे क्या एन आएगा, ठीक है, प्रोपेन, क्योंकि ये एल्केन वाले हैं, ठीक है, तो क्या होगा, क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा, ठीक है, दी हो जाएगा इसका नाम। अगला है, इसमें C है, O है और H। तो ये हमारा एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड में हमारा O लगता था, ठीक है, केवल, और OH जिसमें लगता है बहुत हमारा एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल होगा, है ना, यस।
तो उसमें क्या होगा, हमारा सी केवल एक है, तो पहले नंबर पर यानी क्या है, मैथ। तो मैथ है और एल जुड़ जाएगा, ठीक है, उसका एल जुड़ जाएगा, तो क्या होगा हमारा मैथेनेल, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा मैथेनेल, जो यहाँ पर लिखा है मैथेनेल हमारा हो जाएगा। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि परागण एवं निषेचन में अंतर बताइए। परागण और निषेचन में अंतर, केवल 3 नंबर का क्वेश्चन था, हमें 3 अंतर काफ़ी है, 2 अंतर वैसे काफ़ी है, ठीक है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है उसमें कि परागण क्या, कि पुंकेसर से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागकण कहलाता है। पुंकेसर जो हमने चित्र, जो पुष्प का चित्र होता था, ठीक है, पुंकेसर जो नर टाइप का होता है, ठीक है, पुंकेसर, और जो वर्तिकाग्र होता है वो वैसे फीमेल के टाइप का होता है, ठीक है। तो पुंकेसर जो होंगे परागकण होंगे, पुंकेसर पे क्या होते हैं, परागकण, वहाँ से किसी भी माध्यम से उड़ करके वो वर्तिकाग्र तक पहुँच जाएंगे, जिसे कि हम बोलते हैं पराग, ठीक है, जिसे कि हम बोलते हैं परागण। अब क्या, और निषेचन में क्या है कि नर तथा मादा युग्मक मिलकर एक नग्न युग्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नग्न युग्म, नग्न युग्म बनाते हैं, ठीक है, नग्न युग्म बनाते हैं, ठीक है। और तो वो क्या होता है कि निषेचन कहलाता है कि नर व मादा युग्मक मिलकर एक नग्न युग्म बनाते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं निषेचन, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है कि यह ज़्यादातर कीट, हवा, जल, पक्षी आदि के माध्यम से होता है, यानी कि जल में बह करके क्या चले गए, परागकण चले गए वर्तिकाग्र तक, हवा से उड़ करके चले गए, पक्षी के पैरों पर चिपट करके चले गए, ठीक है, तो उस टाइप से होता है। और सेकंड पॉइंट इसमें निषेचन में है कि इस प्रक्रिया में नर युग्मकों को मादा युग्मक तक ले जाने का कार्य कौन करती है, पराग नली करती है, ठीक है, यस, समझ गए होंगे आप। अगर तीसरा पॉइंट है इसमें कि यह क्रिया निषेचन से पहले होती है, और निषेचन क्या होता है, यह क्रिया निषेचन के बाद, सॉरी ये परागण के बाद होती है, ठीक है, होती है परागण के बाद, यानी कि पहले परागण होगा, कि पहले जो पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने के हो गया परागकण, उसके बाद ही तो निषेचन होगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, निषेचन होगा, यानी परागकण से पहले क्या होगा, परागकण से पहले तो कुछ होगा नहीं, परागकण के बाद क्या होगा, निषेचन होगा, और निषेचन से पहले होगा परागकण। तो एक ही अंतर हो सकता है, ठीक है। और इसमें अथवा में था कि लार वाला मैंने लिया नहीं, क्योंकि ज़्यादातर सबको पता ही होता है कि लार क्या करता है, कीटाणु को मारता, माने मुँह एक चिपचिपा पदार्थ, चिपचिपा माध्यम बनाता ताकि भोजन अच्छा आसानी से जा सके, ठीक है। लार वाला क्वेश्चन है, इसके उपयोग लिखने हैं वो आप लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन है मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। ये वेरी इजी क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, कि बच्चे का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। जिस बच्चे को अपने पिता से एक्स गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है वह है लड़की, ठीक है। अगर वो एक्स गुणसूत्र प्राप्त होगा बच्चे को अपने पिता से, तो वह क्या होगी, लड़की होगी। और यदि अपने पिता से क्या होगा, वाई गुणसूत्र प्राप्त होगा तो वह होगा लड़का। अब ये तो भाई हमें समझ में आया नहीं, अब ये कुछ इस प्रकार से समझ में आएगा कि कैसे, कि ये तो हमारा हो गया कि नर, ठीक है, ये हमारा नर हो गया, और ये हमारा मादा, जिसे हम बोलते हैं स्त्री, या फिर कुछ भी लिख सकते हैं पुरुष, ठीक है। पुरुष के गुणसूत्र हो गए, पुरुष के गुणसूत्र होता है एक्स वाई, और मादा स्त्री के जिसे बोलते हैं एक्स एक्स, ये हो गए हमारे गुणसूत्र, ठीक है। ये आधे आते होते हैं, ये शुक्राणु हो गए, ठीक है, और ये स्त्री के, ठीक है। तो यदि हम एक्स को एक बार एक्स, इस एक्स के मिलेगा तो एक्स एक्स बनेगा, फिर यही एक्स दूसरे एक्स से मिलेगा तो डबल एक्स बन जाएगा, और बाई एक बार इस एक्स से मिलेगा तो एक्स बाई बन जाएगा, और ये बाई इस एक्स से मिलकर बाई एक्स बन जाएगा। तो इसमें क्या कहा था कि एक्स, यदि एक्स गुणसूत्र लिया जाएगा पिता से तो क्या बनेगा, लड़की बनेगी, यानी एक्स एक्स किसका है, लड़की का है, ठीक है। एक्स एक्स लड़की से दर्शाया जाता है और एक्स वाई लड़के से। तब यदि बाई गुणसूत्र है, ठीक है, पिता से कौन सा गुणसूत्र है, मान ला 22 बाई आया, ठीक है, बाई, तो एक्स वाई बना, और एक्स वाई बन के क्या बना हमारा लड़का। तो इस प्रकार से क्या होता है, बच्चे में का लिंग जो होता है वो इस तरीके से निर्धारण होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है कि
विद्युत लैंपों में तंतुओं के निर्माण में प्राय टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है, स्पष्ट कीजिए। और अथवा में एक क्वेश्चन है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो मैंने ये चालक वाला लिखा है, ठीक है, प्रतिरोध वाला इसमें प्रश्न लिया है क्योंकि ये इजी है और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आपको केवल सूत्र पता है नहीं कि प्रतिरोध का सूत्र निकालने का क्या है, और धारा जो भी वोल्ट है तो उससे आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि प्रतिरोध का सूत्र हमारा ये हो गया, तो R बराबर रो L अपॉन ए, ये हो गया हमारा प्रतिरोध का सूत्र निकालने का। तो इसमें क्या निर्भर जो कारक होते हैं कि L है, ठीक है। तो चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि यदि हमारा चालक बड़ा होगा ना तो उसमें प्रतिरोध अधिक होगा। दूसरा है कि चालक का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि तार अगर मोटा होगा तो प्रतिरोध कम होगा, तार पतला होगा तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। व्युत्क्रमानुपाती उल्टा, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा। तीसरा, चालक का प्रतिरोध चालक की पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, यानी कि चालक की किस प्रकार की प्रकृति है, वो एल्युमिनियम है, आयरन है, किस प्रकार का, तो उसकी एक प्रकृति होती है तो उस पर भी निर्भर कर सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्रकाश के स्पेक्ट्रम से आप क्या समझते हैं, स्पेक्ट्रम के किन रंग का विचलन सबसे अधिक व किसका सबसे कम होता है। इसमें अथवा में एक क्वेश्चन भी दे रखा है, ये पेपर में अथवा में ही दे रखे हैं, ज़्यादातर अथवा में है, ठीक है। नवीकरण तथा अनवीकरण ऊर्जा स्रोत से क्या अभिप्राय है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो कुछ बच्चों को तो लगता है कि ये सिंपल है, कुछ को लगता है ये सिंपल, तो इसलिए मैंने इनका दोनों का हल किया है। आपको जो बेटर लगा, जो अच्छा लगा, आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं और एग्जाम में वही लिख सकते हैं। मैंने सबसे छोटा इजी से इजी तरीका अपनी अपनी भाषा में खुद ने लिखा, ठीक है। ठीक है, ये कोई किताबी लैंग्वेज में मैंने नहीं लिखा, ठीक है। तो आपको इसी को पढ़ना अच्छे से समझ के करके वहाँ पर करना है। तो इसमें कि पहला हमारा पहला का उत्तर, यानी कि पहले प्रकाश स्पेक्ट्रम वाला हम कर रहे हैं, स्पेक्ट्रम वाला कर रहे हैं पहला उत्तर। तो इसमें क्या है कि जब श्वेत प्रकाश किरण को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, यानी एक किरण है सफ़ेद कलर की और उसे हम प्रिज्म से गुजारते हैं, ठीक है, तो वह 7 विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। उन विभिन्न वर्णों का क्रम बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल होता है, ठीक है, जिसे बिप ग्योर से दिखाते हैं, यानी कि बिप ग्योर बी नीचे, आई ऊपर, बी इसके ऊपर, ठीक है। इस प्रकार से जैसे कि ये बिप ग्योर, ठीक है, बिप ग्योर इस प्रकार से हम दर्शाते हैं, ठीक है। तो आर सबसे ऊपर और बैंगनी सबसे नीचे। तो इसमें पूछा कि किसका अधिक विचलन होता है, किसका विचलन कम होता है। तो लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, क्योंकि लाल रंग जो होता है हमारी आंखों तक आसानी से पहुंच पाता है, ये कम फैलता है, इसलिए ये हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। जैसे सुबह को हम जैसे सूर्य देखते हैं तो लाल होता है, शाम को सूर्य उदय सूर्यास्त के बाद क्या होता है, सूर्य लाल हमें प्रतीत होता है, वो इसी कारण होता है क्योंकि लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। और बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, और बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है तो इसलिए हमें आसमान क्या दिखता है, नीला दिखता है। तो भैया कि आसमान बैंगनी क्यों नहीं दिखता, क्योंकि भैया उसमें कि नीला भी कलर होता है ना, तो बैंगनी के साथ क्या होता है, नीले रंग भी थोड़ा विचलन होता है, तो इसी प्रकार से वो नीला हमें प्रतीत होता है, दिखाई देता है। और अगला क्वेश्चन है, इसी में नवीकरण वाला मैंने लिया, सेकंड पार्ट है जो अथवा में दे रखा, आप ये कर सकते हैं। या फिर कि नवीकरण में क्या, नवीकरण ऊर्जा के स्रोत वे होते हैं जिनका प्रयोग बार बार करने के बाद वे कभी भी समाप्त नहीं होते तथा इनका भंडारण अच्छे रहता है। उदाहरण जैसे पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा आदि भी ऊर्जा है, ठीक है। मैंने 2 उदाहरण लिए हैं तो आप इसे कर सकते हैं। उदाहरण भी पूछा, आपको उदाहरण जरूर लिखना है। मतलब कि नवीकरण ऊर्जा स्रोत वे होते हैं जिनका हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं, वे समाप्त नहीं होते, वे आसानी से हमें प्राप्त हो जाते हैं प्रकृति द्वारा। अनवीकरण ऊर्जा स्रोत क्या है कि ऊर्जा के अनवीकरण स्रोत वे होते हैं जिनको एक बार प्रयोग में लाने पर वे समाप्त हो जाते हैं तथा उन्हें तुरंत नहीं बनाया जा सकता, जिन्हें बनाने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। उदाहरण कोयला, पेट्रोल, ठीक है, आदि ये सभी क्या हमारे अनवीकरण योग्य संसाधन है, यानी कि जिसे हम बोलते हैं ऊर्जा के स्रोत है। ये हमारा एसएसटी में भी टॉपिक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। जिन्हें हम बार बार प्रयोग करेंगे वो नवीकरण, जिन्हें हम एक बार उपयोग में ला करके बस समाप्त हो जाते हैं वो कहेंगे अनवीकरण, जैसे पेट्रोल, कोयला, ये ठीक है, ये सभी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि 16 क्वेश्चन है, ये 3 नंबर में रखा गया था, ठीक है, 3 नंबर में है ही
क्वेश्चन ये आगा ज़रूर डेफिनेटली, इसमें कोई अथवा वाला कोई नहीं कि सिंपल ये दे रखा और आपको यही लिखना है। छोटे से छोटे पॉइंट मैंने लिखा है इसमें, ठीक है, कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह तथा आवर्त का आशय स्पष्ट कीजिए। पहला है इसमें कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के गुणधर्म, उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। ये क्या हो गया, इनका नियम हो गया। आधुनिक सारणी में 18 समूह होते हैं तथा 7 आवर्त होते हैं। 18 समूह यानी जो खड़ी सी लाइनें होती हैं वो हो गए हमारे समूह 18, और जो बीचे टाइप के रहते हैं लंबे लंबे उन्हें बोलते हैं आवर्त, जो बोलते हैं 7 लाइनें होती हैं, ठीक है। जैसे इस प्रकार से मैंने लिखा है तो ये होंगे हमारे आवर्त, और यदि खड़े खड़े में लाइनें खींच दूँ तो वो होंगे हमारे समूह। इसमें कुछ आशय स्पष्ट कीजिए क्या है आवर्त और समूह का। तो समूह में सभी इलेक्ट्रॉन की संयोजकता समान रहती है, यानी एक समूह में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी संयोजकता समान होगी। समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने की तरफ जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, यानी कि बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी, घटेगी। किसमें, आवर्त में। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर पहले 1 से 4 तक की संयोजकता क्या होती है, बढ़ती है, और फिर 4 से यानी कि 3 2 1 करके घटती है। 17वां क्वेश्चन है कि क्या होता है जब रासायनिक समीकरण जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करने पर, ये लिखनी है कि हमें क्या होता है कि जब रासायनिक समीकरण लिखनी है, केवल लिखनी है। तो जैसे कि इसमें है कि चूने की पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है। तो इसमें जैसे कि चूने का पानी होगा CaOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2। तो आपको पता हो जैसे कि हम चूना करते हैं स्टार्टिंग में तो वो चमकता नहीं है इतना, तो उसके बाद क्या होता है वातावरण में ऑक्सीजन, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो उससे रिएक्ट होकर क्या बनती है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, जो क्या होता है चमकीला होता है सफ़ेद कलर के, जिसे सफ़ेदी बोल, जो सफ़ेदी काम आता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट बनता है तथा पानी बनता है, वो वाष्प के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है, बाष्प बनकर उड़ जाता। अगला है कि जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो क्या होता है। तो जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4 2H2O को 373 पर हमने क्या किया, गर्म करा तो क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O बनेगा, ठीक है। हाफ H2O बना और प्लस 1.5 H2O हमारा बाहर निकल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार वीडियो आपको मिलती रहें। और उधर में आज कल कुछ घंटे बाद आपको पेपर ज़रूर फोड़ना है, ठीक है। और इसके जो क्वेश्चन है जस्ट 5-6 क्वेश्चन बचे हैं वो मैं अभी डाल रहा हूँ, और उसे भी आप ज़रूर देखें।